हेलो, वेलकम टू मास्टर पॉलिटिकल साइंस एंड आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इस चैप्टर से आपका 6 मार्क का क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही पक्का आता है हर साल, या तो ईयू से पूछ लेते हैं या तो आशियान का पूछते हैं। तो इसी को हम सिर्फ 6 मार्कर के लिए नहीं लेकिन 1 मार्कर से भी कभी कभार क्रोनोलॉजी, ईयर इस्टेब्लिशमेंट पूछ लेते हैं। मतलब कि हम चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, बहुत अच्छे से कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे जो प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको पॉइंट आउट करती चलूँगी, और जो ट्रेंड चल रहा है फ्यूचर में क्या कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार तो मैं आपको PYQs ही दिखा देती हूँ कि इस चैप्टर से किस टाइप के PYQs बने हैं। हाँ, तो ये 1 मार्कर के लिए है कि 2024 में पूछा था कि EU की करेंसी कौन सी है, जो कॉमन करेंसी उन्होंने अडॉप्ट की है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि जो करेंसी है उसका नाम है, जो करेंसी का नाम है वो तो यूरो है, लेकिन फ्यूचर में इससे आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यूरो जो है वो किस ईयर में अडॉप्ट किया था उन्होंने। अब एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें क्रोनोलॉजी में लगाना है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि हमें जो है वो जो मेजर एसोसिएशंस हैं या फिर जो मेजर इवेंट्स रहे हैं, ग्लोबल इवेंट्स, उनका ईयर हमें याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि ठीक है मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मतलब यही, अभी तो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं PYQs, सिर्फ ये आइडिया लगा रहे हैं किस टाइप के PYQs आए। आप सिर्फ देखिए एक बार, हम फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। और अगर 1 मार्कर में क्वेश्चन नहीं पूछता तो 4 मार्कर, 6 मार्कर तो ज़रूर ही पूछता है इस चैप्टर से। एक क्वेश्चन पक्का है, हर बार आता ही आता है। तो अब हम EU से शुरू करेंगे कि कैसे, एक तो मेगा जो क्वेश्चन बनता है, 2-3 क्वेश्चंस है EU से। ठीक है, तो पहला हम समझ सकते हैं कि EU का डेवलपमेंट ही कैसे हुआ है ना। तो जो मार्शल प्लान है वो जो लॉन्च किया गया था आफ्टर 1945, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था, मतलब सभी जगह इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था यूरोप में, अब जो उसकी इकोनॉमी है वो इतनी गिर चुकी है। पूरे जो यूरोप के बेटरमेंट के लिए ये मार्शल प्लान लॉन्च किया गया था। तो जैसे कि यहाँ पे आपके NCERT की बुक में दिया हुआ है, जो मार्शल प्लान है वो USA ने लॉन्च किया था, और ये सिर्फ इसलिए था ताकि जो यूरोप में जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है, मतलब उसकी एक तरह से भरपाई करने के लिए एक हेल्पिंग हैंड दिया गया था। अब जो EU का ये फ्लैग है, इसके बारे में क्वेश्चन 1 मार्कर बनता है, बहुत बार बनता है, कि जो EU का फ्लैग है, जो ये गोल्ड स्टार्स हैं, ये किसको स्टैंड करते हैं? ये 2 वर्ड, सॉलिडारिटी और हार्मनी, इनको याद रखिए। अच्छा, कितने स्टार्स हैं ये भी पूछ सकते हैं। तो 12 स्टार से 12 ही क्यों? क्योंकि 12 परफेक्शन को डिनोट करता है। अब मार्शल प्लान के बाद हम बात करते हैं कि OEEC जो कि है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए लाई गई थी। मतलब पहले सिर्फ इकोनॉमिक ही एजेंडा था। स्टार्टिंग में मार्शल प्लान का भी मेन एम इकोनॉमिक्स ही था कि ठीक है, और उसके बाद जो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन निकली है मार्शल प्लान के थ्रू, OEEC, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोप्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिर्फ इकोनॉमी पे बनी हुई एक यूनियन आगे चल के कैसे पॉलिटिकल में इतना ज़्यादा इंडल्ज होती है वो हम देखेंगे। फिर 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप बनती है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल कोऑपरेशन शुरू होता है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और 1957 में EEC फॉर्म होता है। फिर 1979 में EU का पार्लियामेंट पहले ही बन चुका है। EU 1992 में बना है, लेकिन उसका पार्लियामेंट का इलेक्शन और सारा प्रोसीजर 1979 में पहले ही हो चुका है। 1985 में जो ये एग्रीमेंट लॉन्च होता है, इसके तहत ऐसा होता है जैसे कि जिस कंट्री ने इसको साइन किया है, अब उसमें क्या होगा कि एक ही वीज़ा के थ्रू आप उन सभी कंट्रीज़ को
एक साथ विज़िट कर सकते हो। वो क्यों पॉसिबल है? इस एग्रीमेंट के थ्रू पॉसिबल हुआ है ये सब। जैसे कि इंडिया का कोई भी सिटीज़न नेपाल में जा सकता है, आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी वहाँ का जो ईयू का एक मेंबर स्टेट है, उसका सिटीज़न दूसरी में बड़ा ही फ्रीली जा सकता है। मतलब आप देख रहे हो कि किस हद तक कोऑपरेशन हो रहा है कि जो उसके सिटीज़न्स है उसको नेक्स्ट लेवल का मतलब कंफर्ट ही है यार, जब इतना अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है ना। हाँ, तो अब 2002 में माइलस्टोन रखा गया कैसे कि ईयू की करेंसी, ठीक है, ईयू की करेंसी ईयू के बनने के बाद, है ना। तो ईयू जो है वो 1992 में बन गया है। कौन सी ट्रीटी से बना है? ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच। ये बड़ा आपको ध्यान रखना है इस बात का, किस किस ट्रीटी से कौन कौन सी चीज़ें बनी है। ये OEC है, COE, इनकी भी ट्रीटीज़ हैं, उनको भी आपको याद रखना। मैं आगे आपको स्लाइड में दिखाऊंगी। हाँ, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं। एक तो ट्रीटी ऑफ पेरिस है, जिससे कि आपका यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बनी थी 1951 में। तो ईयू से रिलेटेड पहले ट्रीटी ऑफ पेरिस आती है, फिर ट्रीटी ऑफ रोम आती है, फिर ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच फाइनली जो ईयू के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है। अगर क्रोनोलॉजी, क्योंकि एक बार तो क्या है PYQs में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि आप सिर्फ क्रोनोलॉजी किसको लगाना था, जैसे आशियान को, चाइना की, ईयू कब बना है, आशियान कब बना है, शार्क कब बना है। लेकिन क्या पता नेक्स्ट स्टेप वो इन ट्रीटीज़, 3 ट्रीटीज़ को देके आपको बोले कि आप क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो अगर ऐसा हुआ तो इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड क्वेश्चन। अब आगे हम समझेंगे कि ईयू जो है उसके प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो पहला, जैसे कि मैंने लिखा है कि ईयू जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक कोऑपरेशन ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली कोऑपरेट करने लगा है, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी। मतलब कि कोऑपरेशन का दायरा वो बढ़ा रहा है। और इस पे ही आपको एक PYQ मिलेगा कि हाउ ईयू इज़ बिहेविंग लाइक अ नेशन स्टेट, ठीक है। जैसे कि अपना इंडिया है, उसके स्टेट के अंदर ही अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब हमारा अच्छे से ट्रेड भी हो रहा है, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, पीपल, सब कुछ हो रहा है ना। तो वैसे ही यूरोप की कंट्रीज़ में इतना अच्छा कोऑपरेशन है, ठीक है। ऐसा आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में कभी भी नहीं देखा होगा, इतना अच्छा कोऑपरेशन कंट्रीज़ के बीच। तो कैसे पॉलिटिकली वे बिहेव करते हैं, तो वे सिक्योरिटी मैटर्स पे अपनी एक सहमत बना लेते हैं। तो हम कैसे वो ये बोल पा रहे हैं जो ईयू है वो एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करता है। जैसे एक खुद के नेशन का, हमारा खुद का एक फ्लैग भी है, एक एंथम भी है, खुद की करेंसी भी है जो कि हर स्टेट में ऑपरेट होती है, ठीक है। हमारी एक फॉरेन और एक सिक्योरिटी पॉलिसी है, मतलब कि हर एक स्टेट खुद अपनी अलग फॉरेन पॉलिसी तो नहीं बना रहा है ना। तो वैसे ही ईयू का हर एक मेंबर फॉरेन पॉलिसी पे कोऑपरेट कर रहा है, सिक्योरिटी मैटर्स पे कोऑपरेट कर रहा है। कोई भी डिप्लोमेटिक इशू आता है, वर्ल्ड इवेंट आता है, मतलब ये कंसेंसस करके, कोऑपरेट करके और अपना एक स्टैंड बनाते हैं। क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि अगर अलग अलग स्टैंड रखोगे तो इतना आप प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन पे, जबकि आप मिल के, 5 लोग मिल के एक इंसान से लड़ोगे, देन इट इज़ गोइंग टू बी मोर इफ़ेक्टिव, है ना। जैसे USA इज़ अ मेजर सुपर पावर, तो कैसे डील कर रहे हैं यूरोप एज अ फॉर्म ऑफ ईयू, इतना ज़्यादा कोऑपरेशन करके जो भी कंट्रीज़ हैं साथ में मिल के डोमिनेट कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? ईयू की जो GDP है वो USA से भी ज़्यादा है। किसी एक सिंगल नेशन, ईयू का जैसे कि ब्रिटेन है, अभी तो नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे कि कब उसने ब्रेक्सिट किया, कब उसने छोड़ दी ये ऑर्गेनाइजेशन को। 2020 में छोड़ दी थी। 2016 में उसने रेफरेंडम कंडक्ट करवाया था अपनी नेशन में, UK के अंदर ही, जिसमें लोगों ने वोट किया था कि आप क्या चाहते हैं, हम EU को छोड़ दें या वी हैव टू बी अ मेंबर ऑफ इट। 51% लोगों ने वोट किया था कि हमें
EU से लेफ़्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा जो इंटरनल लॉ है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। इस वजह से ब्रेक्सिट हुआ था 2020 में। लेकिन जो उस रेफरेंडम हुआ था, उस नेशन के लिए एक तरह से इलेक्शन हुआ था इंटरनली उस कंट्री में, ये डिसाइड करने के लिए कि हमें ब्रेक्सिट करना है या नहीं, वो 2016 में हुआ था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब आप एक साथ होते हो तो आप में ज़्यादा क्या बोलते हैं, या मोर एजर्टिव, आपका जो मत है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वैसे ही एज जो EU है वो USA को इकोनॉमिकली सरपास कर रहा है, उसकी GDP ज़्यादा है, जो डॉलर है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको भी एज अ मेजर थ्रेट पोज कर रहा है। तो वी कैन मेक एन कंक्लूजन दैट हाउ इफ़ेक्टिव दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। UN जो इसकी मिलिट्री है, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट मिलिट्री। एक्सपेंडिचर भी ये मिलके बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी मिलिट्री पे, मतलब सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, सिर्फ इकोनॉमिकली कोऑपरेट नहीं हो रहा। जो स्टार्टिंग में सिर्फ इनका एक मार्शल प्लान आ गया था कि हाँ भाई इकोनॉमिकली कोऑपरेट करते, धीरे धीरे पॉलिटिकली सिक्योरिटी पे कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनको डेवलपमेंट इतना हो रहा है कि जो एक टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया था कि USA के ही इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, अब वहाँ से पावर ली है, USA को ही चैलेंज कर रहा है। अब जो हम हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि EU की जो लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहला मेजर पॉइंट है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की कि एक सेम संविधान हम सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए लागू करवाएंगे। जैसे कि हम अपने यहाँ पे जैसे USA में होता है, क्या होता है कि एक सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन भी है उनका और हर एक स्टेट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना। तो वो तो एक डिफरेंट सिनेरियो, वो तो ऑलरेडी है। EU एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका खुद का एक सुप्रीम कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। वो उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हुआ नहीं। इसके ऊपर एक कार्टून भी दिया हुआ है आपकी बुक में, ये रहा वो कार्टून। ये कार्टून 2003 में आया था और इसमें जो ये है ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिपिक्ट कर रहा है। ये जो शिप है, ये टाइटैनिक जो डूब गई थी, सबको पता होगी ये स्टोरी, ठीक है। तो उसी को ये डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे जो EU इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकिन फेल हो गया। तो क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ वो सिग्निफाई करता है कि EU का अब डिक्लाइन आ चुका है, ठीक है। ये कार्टून ये चीज़ डिपिक्ट करता है। दूसरा लिमिटेशन हम देख लेते हैं कि जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो बहुत सारी जो मेंबर स्टेट्स हैं वो बोलती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है जब सिक्योरिटी, जब मेजर और बड़े बड़े सिक्योरिटी टॉपिक्स उठाए जाते हैं। ऑब्वियसली हर नेशन स्टेट का अपना अलग आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि सबके बीच में एक टॉपिक को लेकर, एक सिक्योरिटी इशू के ऊपर सबकी एक राय होगी, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं EU में बहुत बार रिलेटेड टू सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिटेन ने किए हैं वे, ठीक है। इससे अलग लिमिटेशन है जो यूरो है, जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया कि सिर्फ 12 मेंबर्स ने उसको ज्वाइन किया था 2002 में, ठीक है। सभी मेंबर स्टेट्स ने, अब 12 मेंबर स्टेट्स तो है ही नहीं EU में, अबाउट 27 कंट्रीज़ आर पार्ट ऑफ EU, ठीक है। तो अब सिर्फ अ स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो यूरो को यूज़ करता है ना। तो वो भी एक तरह से लिमिटेशन ही है। कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया है, ठीक है। सिक्योरिटी कंसर्न आते तो सबकी अलग अलग राय हो जाती है, एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इससे और अलग क्या चीज़ें हैं कि बहुत सारी जब एक कॉमन मार्केट बनाने की बात करते तो UK एक अलग फ्रंट पे जाके खड़ा हो जाता है, नहीं भाई
मैं एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो फिर से एक लिमिटेशन है ना, वो एक तरह से फेलियर डिपिक्ट कर रहा है। और डेनमार्क और स्वीडन वे 2 नेशंस थे जिन्होंने यूरो को अडॉप्ट करते टाइम रेजिस्टेंस शो किया था, ठीक है। और यूरो स्केप्टिसिज्म मतलब आप अंदर ही अंदर जो नेशंस है उनके अंदर एक तरह से डर है कि जो ये एक तरह से आपने जो यू ने मिल के कोई भी डिसीज़न लिया है वो क्या मेरे लिए सही है, मतलब शक पैदा होता है आपके मन में, है ना। मेंबर स्टेट्स के मन में शक पैदा होता है उस डिसीज़न के ख़िलाफ़, तो वो है यूरोस्केप्टिसिज्म। अब जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को हम पढ़ेंगे वो आसियान है। 1967 में इसका फॉर्मेशन होता है। ज़्यादा अंदर घुसने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो जो आसियान की जो कंट्रीज़ हैं, मेंबर स्टेट हैं, अपने पास में बहुत ज़्यादा कॉलोनियलिज्म के शिकार रहे हैं, जैसे कि हम इंडिया भी थे। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है, जो कॉलोनी होती है उसको सारे रिसोर्सेज जो है एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं। खाली जैसे कि एक बंजर ज़मीन होती है ना, सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए हैं। जैसे हमारे पास से ब्रिटेन ने सब कुछ ले लिया, हम बिल्कुल पॉवर्टी इतना, अनएम्प्लॉयमेंट इतना, सेम कंडीशन समझो कि आसियान के मेंबर स्टेट्स की थी। यूरोप ने कॉलोनी बनाया उसको, जापान ने बनाया, उसके बाद पॉवर्टी इतना है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। लेकिन उन प्रॉब्लम से उभर कर और कैसे अब वो बोलते हैं ना कि आसियान टाइगर्स का नाम सुनाऊँ, मतलब अब बहुत बेटर है, कॉमन मार्केट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और बहुत ज़्यादा मेजर एरियाज़ में डोमिनेंट कर रहा है आसियान। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसने अब एक मेजर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है। वो क्यों बना है? क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स थे वो कोऑपरेशन के लिए तैयार थे। तो जो आसियान का एम रहा है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रहा है, और जो कॉलोनीज़ होती हैं उनमें बड़ी उथल पुथल, मतलब सिक्योरिटी के लिए भी है, पीस और स्टेबिलिटी के लिए भी है। कैसे है पीस और स्टेबिलिटी के लिए? क्योंकि ये छोटे छोटे नेशंस हैं, ये आपस में ही लड़ते रहते हैं कि भाई जैसे चाइना हमारे साथ करता है ना कि हमें यहाँ थोड़ा आज 2 कदम और आगे आ गया है ना, बाउंड्री के लिए। तो वैसे ही आसियान, तो जब कोऑपरेट करेंगे, है ना, तो हम एक दूसरे की बातों को समझेंगे और अपना मतलब पीस पे ध्यान करेंगे ओवरऑल। अब हम बात करते हैं कि आसियान के कितने टोटल मेंबर्स हैं। तो टोटल 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, जो कि आपको मतलब आइडेंटिफाई होने चाहिए कि हाँ ये हैं और ये नहीं हैं, ठीक है। तो 5 जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया था वे थे ब्रुनेई, जेरूसलम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया, ठीक है। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रेच हो गई थी? टोटल 10। तो एक मेजर क्वेश्चन आता है कि जो ईयू है और आसियान है वे आपस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो ईयू है वो हर दायरे में कोऑपरेट करने को मतलब तैयार है। वो एक कि कोई बता ही ना सके ये एक सिंगल नेशन है, बहुत सारे नेशंस का एक कोलिजन है, ठीक है। सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ईयू एक सिंगल नेशन की तरह एक्ट करना चाहता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं अपना एक बना लूँ, सिक्योरिटी में भी सब एक जैसी राय रखें, है ना। और दूसरी तरफ जो आसियान है वो ऐसा नहीं चाहता कि नहीं भाई हमें कोई एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना है कि एक ही सहमति रखें, नहीं, अपना मतलब वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं और दूसरी को रिस्पेक्ट भी देना चाहते हैं कि हाँ आपकी ये टेरिटरी है, आई रिस्पेक्ट दैट, आपका ये ओपिनियन है, आई डू एक्नॉलेज इट। ऐसे इट इज़ डिफरेंट देन ईयू। तो अब एक PYQ मुझे दिख रहा है इसमें, जो कि आसियान वे है। आसियान वे क्या है?
तो आशियान वे मतलब हमारा खुद का आशियान का क्या तरीका है कि वो एक तो इनफॉर्मल है, नॉन कॉन्फ्रंटेशन। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ अगर डिसीज़न, भाई उसका ओपिनियन अलग है, एक दूसरे मेंबर स्टेट का अलग है, तो कोई लड़ाई करके कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है। जैसे मैंने बताया कि उसकी भी टेरिटरी है, मेरी भी